हेलो जी, वेलकम टू यूपी लोकल लॉज लेक्चर सीरीज़। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फ़िलहाल इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि लैंड लॉज को पढ़ते वक्त हम लोगों को जानना ज़रूरी है। इस पे काफ़ी टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इससे पहले भी काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं लैंड लॉ के ऊपर। वो सब आपको मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट पे जो कि यूपी लोकल लॉज के लिए ही बनाई गई है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप इसके नोट्स, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए भी। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। राइट, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं कि आज जानते हैं आज कौन सा टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे। राइट, तो आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव फार्मिंग, या फिर जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी भी कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब कि सहयोग से की जाने वाली फार्मिंग, जिसमें फार्मर्स एक ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ को करने में। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को समझने से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ये समझते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स, कुछ पर्सन्स जो बिजनेस अपना अपना चला रहे होते हैं, सेम पर्पस होता है उनके बिजनेस का, वो एक ग्रुप बनाते हैं। 10 मेंबर्स या 10 से ज़्यादा मेंबर्स ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं होता है बल्कि हेल्प करने के लिए होता है एक दूसरे की। ठीक है, तो अब इसमें यूनाइट होके ये कोऑपरेटिव फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जो सोसाइटी बनती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर। ठीक है, उसी तरह कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी 10 या 10 से ज़्यादा फार्मर्स जो होते हैं वो मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाते हैं, जो कि रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 या फिर यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 के अंडर। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। अब इसमें अगर प्रोविजंस की बात करें, सेक्शन 295 से लेके 318 यूपीजेडएलआर में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए थे, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए थे, पर इनको रिपील कर दिया गया। सेक्शन 134 क्लॉज 3 ने इनको रिपील किया, जो कि है यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 का। ठीक, तो अब को यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 जो है उसमें प्रोविजंस दिए गए इसके रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 11 में, जो कि सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 90 तक थे। ठीक है, अब इसमें रजिस्ट्रेशन की बात पे आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन 77 और 78 में दिया गया है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग उनकी बात करते हैं। सबसे पहला रूल है कि होल्डिंग जो होगी भूमिधारी, मतलब जो भी व्हेन 10 और मोर मेंबर्स होल्डिंग भूमिधारी और सरदारी लैंड इन 1 ग्राम सभा। ठीक है, जब 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर्स भूमिधारी लैंड या फिर सरदारी लैंड एक ही ग्राम सभा में होल्ड करेंगे, डिजायरिंग टू पूल इट, और उसको पूल करना चाहेंगे, तो फॉर द पर्पज ऑफ, ये पूलिंग होती किस पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पेसिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, ये चीज़ें हैं, इन पे ही होगी, तभी उसे हम लोग इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ के अंडर इस सोसाइटी को मानेंगे। ठीक है, अब वो एक ही ग्राम सभा में होनी चाहिए, ये वाली जो बात है इसको रिलैक्स किया गया। 1 ग्राम सभा वाली चीज़ को रिलैक्स कर सकता है रजिस्ट्रार सर्टेन कंडीशंस के अंडर। ठीक है, ये रजिस्ट्रार द्वारा रिलैक्स हुई हो सकती हैं ये चीज़ें। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इंटेंडिंग टुगेदर टू ऑब्टेन लैंड बाय परचेज, लीज और अदरवाइज इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, या फिर सोसाइटी के नाम पे वो लैंड ऑब्टेन करना चाहते हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा लोग, बाय परचेज, लीज या फिर और किसी मेथड से। ठीक है, अब उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, और वो डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई उनकी बात। अब इसमें क्या एडवांटेजेस होते हैं, लोग बनाते क्यों है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, उसकी बात करते हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी काफ़ी हेल्प करती है फार्मर्स को। जो फार्मर्स होते हैं उनके पास, लो लेवल के फार्मर्स होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कई चीज़ों के लिए,
राइट, अपने फर्टिलाइजर्स बाय करने के लिए, रॉ मटेरियल्स बाय करने के लिए, या सीड्स बाय करने के लिए, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं उसके लिए उनके पास मतलब उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता है। तो इसलिए 10 या 10 से ज़्यादा फार्मर्स एक साथ यूनाइट होते हैं और मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, जिसके नाम पे, उस सोसाइटी के ही नाम पे वो अपनी फार्मिंग को करते हैं। इससे क्या होता है, वो बल्क बाइंग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो बल्क बाइंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो जिससे उनका प्राइस अपने आप कम हो जाता है। ये कोई भी सोसाइटी बनने का एक मेजर रीज़न होता है कि उनकी जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है वो चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे रिडक्शन होते हैं। लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से। इरिगेशन चार्जेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक। और इरिगेशन चार्जेस कम हो जाते हैं, टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स, जितना भी डीजल, ऑयल, पेट्रोल, इन सब में जो सेल्स टैक्स लगता है वो कम हो जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ का। ओके, तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का प्रावधान इसमें UPZA-LR में, यानी कि ज़मींदारी एबॉलिशन के बाद आया। और आया इसीलिए कि फार्मिंग बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े और इकोनॉमी को फ़ायदा हो, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। तो यही है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। ओके, थैंक यू सो मच।